चलेगा। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। अरे मोदी हटो, बचाओ, बचाओ, मोदी हटो, पूरा बात काट लिया आजादी के लिए लड़ रही थी और उसी आजादी के आंदोलन से हमें न सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिली थी बल्कि हमें एक संविधान भी मिला बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। और उस संविधान को लेकर हिंदुस्तान एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। कल 26 तारीख को हम लोग पूरे परसों 26 को पूरे देश में हमने गणतंत्र दिवस मनाया। 1950 के 26 जनवरी को संविधान इस देश में अमल में आया और 74 साल हमारे गणतंत्र ने पूरा कर लिया। अभी 75वां साल पे हम प्रवेश किए। लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज 75 साल बाद हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश का गणतंत्र, हमारे देश का संविधान किस खतरे से इस समय लड़ रहा है। संविधान ने कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार होता है अपने सरकार चुनने का, वोट डालने का। उस वोट के आधार पर सरकार बनती है, कोई प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और हमारे देश का जो लोकतंत्र है ये संसदीय लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें एक संसदीय लोकतंत्र चाहिए ताकि जो सरकार चुनी जाएगी वो सरकार जवाबदेह हो, उसको संसद के सामने जवाब देने पड़े हर सवाल के, उसको मीडिया के सामने जवाब देने पड़े, जनता के सामने जवाब देने पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज इस देश में जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको देखिए तो लगता है कि वो खुद को राजा समझते हैं। अभी वो कहते हैं कि हमें भगवान ने चुना है, भगवान ने हमको भेजा है हिंदुस्तान में राज करने के लिए। और जो मोदी जी के अपने चेले हैं वो तो खुद मोदी जी को ही बताते हैं कि भगवान का अवतार आ गए हैं। इसका मतलब पूरे लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है, आपके वोट से सरकार चुनी जाती है, वो सरकार आपके प्रति उत्तरदायी है। यहां से सरकार भाग गई और इसीलिए मणिपुर जलता है, साल भर से जल रहा है, लेकिन सरकार एक बार भी प्रधानमंत्री वहां जाते भी नहीं है, उस पर एक शब्द बोलते भी नहीं है। देश की महिलाएं वो अपनी आजादी के लिए, सम्मान के लिए गुहार लगाती है और वो जो बिल्भूषण शरण सिंह है वो बने रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो इसलिए आज इस पूरे दौर में अभी 22 तारीख को जो हमने अयोध्या में देखा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वहां मंदिर बन जाए, मस्जिद कहीं और बन जाए, चलो देश ने मान लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जा करके मंदिर बना। हमारे संविधान के मुताबिक धर्म अलग है, राजनीति अलग है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। धर्म हमारा निजी मसला है, किस धर्म को मानना है नहीं मानना है। और बाबा साहब अम्बेडकर के अपने परिनिर्वाण से ठीक पहले 1956 में अपने ही संविधान में उन्होंने जो धार्मिक आजादी दी थी हिंदुस्तान में नागरिकों को, उसी धार्मिक आजादी का इस्तेमाल करते हुए अपने लाखों साथियों के साथ उन्हें बौद्ध धर्म का अपनाया, अपने धर्म को उन्होंने बदला था। ये आजादी देश में है, लेकिन ये सरकार खालमेल कर रही है। और इसीलिए आपने देखा कि जब संसद भवन का उद्घाटन होता है, पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ,
जो एक राजनीतिक कार्यक्रम होना चाहिए था, जहां देश के राष्ट्रपति को होना चाहिए था, वहां आपको लगा कि ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा। वहां तमिलनाडु से सारे पुजारियों को उठा के लाया गया, वो सिंबल लेकर के आ गए, राजदंड लेकर के आ गए और प्रधानमंत्री को राजदंड दिया गया। और अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो एक धार्मिक आयोजन होना चाहिए था, उसको पूरी तरह से एक राजनीतिक आयोजन बना दिया गया और वहां से प्रधानमंत्री दिखे और लगा कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, ये तो चुनाव के अभियान की शुरुआत हो रही है 22 जनवरी को जो किया गया अयोध्या में। तो आज देश में पूरे लोकतंत्र खतरे में। जो दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद का, आपने देखा कि 140 से भी ज्यादा ठोक भाव से जो विपक्ष के सांसद थे लोकसभा में, राज्यसभा में, सबको निलंबित कर दिया। ये जो मोदी जी का नारा था एक जमाने में कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो नारा उसी पर आगे चलते हुए बढ़ते हुए आज वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, कोई विपक्ष की सरकार नहीं चल पाए। और आज फिर एक बार उसी का प्रयोग बिहार में हुआ है। बिहार में अभी आपको जानकारी होगी कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश जी ने बताया नहीं कि क्यों इस्तीफा दिया। नीतीश जी जब आए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो बिहार के महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस वाले, हम तमाम लोगों ने हमने कहा कि ठीक है आप आए हैं, आप इधर रहिए और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे। और हमने देखा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा था, काम लेकिन हो रहा था। क्या काम हुआ? एक पूरे सर्वे हुआ, बिहार में जातियों की गिनती की गई। पूरे देश में हम मान रहे हैं जातियों की गिनती हो। बिहार में आरक्षण में इजाफा किया गया। हम चाहते हैं कि पूरे देश में गिनती के आधार पर आरक्षण का नया फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो। बिहार में अभी लाखों की तादाद में शिक्षकों को नौकरी मिली, पक्की नौकरी मिली। हम चाहते थे कि पूरे बिहार में नौजवानों को पूरा काम करने का पूरा अधिकार मिले और उनको पक्की नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन ये जो काम हो रहा था, शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि चुनाव से पहले 2024 में, चुनाव से पहले भाई बिहार पर फिर से कब्जा कर लिया जाए, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल उसी तरह आज इन्होंने शायद नीतीश जी को एक मुखौटा बनाकर इन्होंने कब्जा कर लिया। हम समझते हैं नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात बिहार में लोकतंत्र के साथ, सामाजिक न्याय के साथ। अभी कर्पूरी जी को मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गांधी नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्पूरी जी को अभी भारत रत्न से नवाजा गया है। हम सबों की ख्वाहिश थी, लंबे समय से मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, अभी उनको दिया गया। लेकिन आप देख लीजिए कि कर्पूरी जी किस रास्ते पर चलते थे और अभी हमारे नीतीश जी किस रास्ते पर चल रहे थे। वो जो जमाना था कर्पूरी जी का, जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की बिहार में आरक्षण की नीति सबसे पहले उन्होंने लागू किया। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को फ्री बनाया ताकि गरीब के बच्चे स्कूलों में पढ़ सके। उस समय जो जेल में लोग बंद थे, आपातकाल के बाद राजनीतिक बंदियों को, बहुत सारे हमारे साथियों को जिनको नक्सलवादी कह करके जेल में डाला गया था, उन्होंने उनको रिहा किया जेल से। तो कर्पूरी जी थे जेल से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने वाले मुख्यमंत्री। कर्पूरी जी थे पूरे बिहार में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए शिक्षा को मुफ्त बनाने वाले मुख्यमंत्री। कर्पूरी जी थे आरक्षण लागू करने वाले, और उस आरक्षण में उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि यहाँ पूरे देश में अभी मुस्लिम के अंदर भी जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है, इसकी भी शुरुआत कर्पूरी जी ने उस दौर में की थी। और इसीलिए कर्पूरी जी को लंबे समय तक राज नहीं करने दिया गया। मुख्यमंत्री बने और उस दौर में ये आरएसएस के लोग थे,
पूरे बिहार के सामंती सांप्रदायिक जो खेमा है, उस खेमे ने गाली दी कर्पूरी को और कर्पूरी जी को सत्ता से बेदखल किया। एक बार नहीं, दो बार उनको मौका मिला और दो बार उनको बेदखल कर दिया गया। इसलिए क्योंकि कर्पूरी चाहते थे कि बिहार बदले और हिंदुस्तान बदले, समाज में बदलाव आए। आज नीतीश जी को सबसे लंबा मौका मिला, बिहार के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा मौका उनको मिला है बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने का। और आज इसके नाम पर अब क्या कर रहे हैं? जो इतनी बड़ी संभावना बनी थी कि बिहार में पूरे जो जाति आधारित जनगणना हुई पूरे देश में हो, बिहार में जो 10 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने की शुरुआत हुई, ये पूरे बिहार से लेकर के देश में आगे बढ़े। ऐसे समय में इस संभावना के साथ, ये जो बिहार का हम आगे बढ़ रहे थे, इस संभावना के साथ नीतीश जी ने विश्वासघात करने का काम किया। मैं समझता हूँ ये कर्पूरी जी की विरासत का बहुत बड़ा अपमान है। कर्पूरी जी के विरासत के नाम पर एक काला धब्बा आज नीतीश जी पूरे बिहार के सामाजिक न्याय के आंदोलन में उन्होंने जड़ दिया। और इसीलिए हम सबों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम सबों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसी स्थिति में, चाहे वो आजादी के आंदोलन के दौर के हमारे शहीदों के सपनों की बात करें, ये जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ दिया हुआ, वो संविधान, उस संविधान में जो बराबरी की बात है, उस संविधान में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है, उस संविधान के अंदर इस देश में हिंदू मुस्लिम तमाम समुदायों के बीच में जिस भाईचारे की बात है, उस भाईचारे को, उस बराबरी को, उस न्याय को, उस झंडे को ऊंचा उठाने का काम आज हमारे ऊपर है। कर्पूरी जी ने जो शुरुआत की थी आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय को, उस सामाजिक न्याय को और मजबूत बनाने के लिए और व्यापक बनाने के लिए तमाम वंचित बहुजन लोगों ने बहुत बड़ी एकता निर्माण करने की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। और इसीलिए साथियों, ये जो आज हम लोगों ने यात्रा अभी शुरू की है, इस यात्रा में जो साथी शामिल है, जो साथी शामिल नहीं भी हो पाए हैं, जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, उन पूरे सिवान के गांव-गांव में आज हमें जाने की जरूरत है। इस पूरे जिले में सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, भाईचारे के लिए, लोकतंत्र के लिए आजादी के आंदोलन के समय से और उसके बाद लगातार न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। इसी सिवान में हमारे बहुत सारे साथियों ने शांति के लिए, अमन चैन के लिए, विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए कुर्बानी दी है। और आज इसीलिए बिल्कुल जरूरी है कि सिवान को, पूरे बिहार को हम बना दें लोकतंत्र की लड़ाई में, लोकशाही की लड़ाई में सबसे मजबूत गढ़। और बिहार के अंदर सिवान जिले को, जैसे विधानसभा निर्वाचन में भी हमने देखा था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने माले को, महागठबंधन को समर्थन दिए थे। आज हम चाहेंगे कि आप हम लोग उससे भी बड़ी तादाद में हम लोग इस समर्थन को और व्यापक बनाए, क्योंकि आज देश की जरूरत है, आज देश की जरूरत है। अगर इस संविधान की रक्षा करनी है, अम्बेडकर के संविधान की, अगर आजादी के हमारे पूरे शहीदों के जो सपने हैं, उन सपनों का अगर देश में हमें साकार करना है, अगर इस हिंदुस्तान को एक आधुनिक लोकतंत्र बनाए रखना है, अगर इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, भाईचारे वाला देश के रूप में बनाए रखना है, तो हम सबके लिए सबसे बड़ी आर पार की लड़ाई है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है कि 2024 में पूरे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस के चंगुल से मुक्त करना होगा। आरएसएस के चंगुल से, मोदी सरकार के चंगुल से हिंदुस्तान को आजादी दिलाना। वो 47 से पहले लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों से आजादी, और आज हमारे सामने इस फांसीवाद की आजादी, आरएसएस के चंगुल से हिंदुस्तान की आजादी और आजादी के आंदोलन से हमें जो सबसे सर्वोच्च उपलब्धि मिली थी, इस देश में लोकतंत्र, इस देश में संविधान, और उस संविधान में हमने घोषित किया कि हम भारत के लोग, हम अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। वो जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया था, उस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए 2024 में शिकस्त देना भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत जरूरी है। और पूरे देश की नजर इस समय बिहार पर थी, पूरे देश की नजर बिहार पर थी कि अगर 24 में हमें बिहार में शिकस्त देना है, तो बिहार में पिछले 19 में 40 में 39 सीटें नीतीश जी के चलते भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी देखने में को मिल गई थी।
और इस बार निश्चित तौर पर बिहार को इसका बदला लेना होगा। बावजूद इसके कि नीतीश जी ने फिर विश्वासघात किया है और नीतीश जी ने एक तरह से घुटना देता है फिर भारतीय जनता पार्टी के आगे, लेकिन ये नीतीश जी कुछ भी कर ले, बिहार आगे बढ़ जाएगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी को खारिज करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये हमें साबित करके दिखाना है 2024 के चुनाव में। आप सबों से ये अपील है कि ये लोकतंत्र के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, हमारे अपने संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम लोग जबरदस्त एकता कायम करें। गांव गांव में, हर घर में पहुंचिए, हर घर में आरएसएस वाले पहुंच रहे हैं। ये पहुंचे थे अक्षत लेकर के, राम मंदिर के नाम को लेकर के, और अभी झूठ बोल करके नीतीश जी को सामने रख करके वो घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है कि सच्चाई को गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाए, लोगों के संविधान की चुनौती को सबके इसमें शामिल करे और बिहार को एक मजबूत जिला बना दे। जैसे आपातकाल के दौर में आपातकाल के खिलाफ लड़ने में बिहार अव्वल रहा, इस पर फांसीवाद के खिलाफ लड़ने में भी, उसकी कमर में कील ठोकने के लिए भी, आरएसएस को बेदखल सत्ता से बेदखल करने के लिए, मोदी सरकार को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए बिहार एक नंबर पर रहेगा। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तमाम शहीदों को लाल सलाम, हमारे आजादी के आंदोलन के तमाम नेताओं को श्रद्धांजलि, और संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग जान की बाजी लगाकर लड़ जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी, लोकतंत्र और संविधान पर कोई आग नहीं आने देंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को लाल सलाम, जय जिंदाबाद 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 की विरासत जिंदाबाद 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 अम्बेडकर जिंदाबाद 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 आंदोलन के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद 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 सिंह के शहीद जिंदाबाद 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 इस आंदोलन के तमाम शहीदों को लाल सलाम सामाजिक न्याय के सबसे बड़े विश्वासवादी कर्पूरी नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के सबसे बड़े विश्वासवादी नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 आपका संग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।